नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर गजानन सवने, सहायक प्राध्यापक वसुंधरा महाविद्यालय घाट नांदूर। आज हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा विश्वविद्यालय औरंगाबाद से निर्देशित बीए तृतीय वर्ष हिंदी प्रश्न पत्र 11 साहित्य शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। कल हमने देखा है कि संस्कृत आचार्य द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषा है, इस पर विस्तृत रूप से विवेचन किया है। आज हम पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य परिभाषाएं देखने वाले हैं। पाश्चात्य साहित्य शास्त्र का उगम ही यूनान से हुआ है और उसका प्रथम आचार्य प्लेटो को माना जाता है। इसका कालखंड है ईस्वीसन पूर्व 427 से ईस्वीसन पूर्व 347। यह साहित्य शास्त्र का यूनान से उगम हुआ हमें दिखाई देता है और यूनान के प्रथम आचार्य प्लेटो है। इन्होंने साहित्य को व्यवहार ज्ञान और सामाजिक उपयोगिता के माध्यम से देखा हुआ दिखाई देता है। अब देखिएगा किस प्रकार उन्होंने साहित्य की परिभाषा की है। वो कहते हैं साहित्य अज्ञान जन्म होता है, साहित्य से दूर होता है, क्योंकि भौतिक पदार्थ स्वयं ही सत्य की अनुकृति है। फिर साहित्य तो इन भौतिक पदार्थों की अनुकृति होता है, अतः वो अनुकरण होता है। साहित्य सूत्र मानवीय वासनाओं से उत्पन्न होता है और शुद्ध वासनाओं को उभारता है, अतः वो हानिकारक ही होता है। अब देख लीजिएगा किस प्रकार प्लेटो ने परिभाषा की है। साहित्य अनुकरण का अनुकरण होता है, यानी क्या कहता है यहाँ पर प्लेटो? पहले बता दिया है कि मैंने ज्ञान और व्यवहार का उपयोगिता से, सामाजिक उपयोगिता से उन्होंने विवेचना की है। यानी साहित्य यानी क्या है? अनुकरण का अनुकरण है। यानी साहित्य क्या कर देता है? शूद्र व्यक्तियों की वासनाओं को भड़काने का काम करता है। साहित्य ये समाज के हानिकारक होता है, इस प्रकार का उनका मंतव्य है। क्यों? कि साहित्य समाज के लिए उपद्रवी होता है और ये अनुकरण का अनुकरण है। यानी जिस प्रकार आम है उसी प्रकार ही साहित्य में उसका चित्रण किया जाता है, ऐसा प्लेटो का मानना है। लेकिन अरस्तु उनके ही शिष्य हैं, लेकिन उनका अनुकरण या उनके साहित्य की परिभाषाएं अलग है। ये अरस्तु प्लेटो का ही शिष्य है, लेकिन उनका कहना अलग इस प्रकार का है। वो कहते हैं, प्लेटो कहते हैं कि साहित्य की परिभाषा देते हुए साहित्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। साहित्य भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण है। यानी यहाँ पर जिस प्रकार प्लेटो ने अनुकरण का अर्थ अनुकरण ही माना है, लेकिन यहाँ पर अरस्तु ने अनुकरण का अर्थ पुनर्सृजन ये माना है। यानी जिस प्रकार आम है और आम का अनुकरण करता हुआ साहित्यकार उसका चित्रण करता है, तो एक साहित्यकार किस प्रकार चित्रण करेगा कि आम में कुछ कमियां हैं और आम में कुछ अच्छाई हैं, उसको भी चित्रित करना करेगा। तो उसे कहते हैं कि आम का पुनर्जन्म, पुनर्सृजन। लेकिन प्लेटो क्या कहता है कि जिस प्रकार आम है उसी प्रकार ही अनुकरण होता है। इन गुरु शिष्यों में और उनके विचारों में, उनके साहित्य के प्रति देखने का दृष्टिकोण ये फर्क होता है। इसीलिए प्लेटो ने परिभाषा करते हुए अनुकरण को अनुकरण माना है, लेकिन यहाँ पर अरस्तु ने भाषा के माध्यम से साहित्य का अनुकरण माना है, लेकिन उस शब्द का अर्थ है पुनर्सृजन। और उसके बाद हमने देखा है कि साहित्य जीवन और जगत का कलात्मक भावात्मक पुनर्सृजन है। और साहित्य क्या है? इन जीवन का, जगत का कलात्मक, कला के माध्यम से पुनर्सृजन है। भावों का, व्यक्तियों के भावों का पुनर्सृजन इन साहित्य में होता है, इस प्रकार का अरस्तु का मानना है। आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है पुनर्सृजन, पुनर्जागरण कालीन साहित्य परिभाषा है। यह पाश्चात्य काव्य शास्त्र में
ऐसे अनेक इस प्रकार के कालखंड विभाजित किए हैं। जिस प्रकार हमने देखा है कि यूनानी कालखंड अब है पुनर्जागरण कालीन परिभाषा सन 1914 से सन 1660 तक का कालखंड है। इस प्रकार पुनर्जागरण काल यहाँ पर कहा जाता है कि इस कालखंड में सिडनी नाम का ऐसा व्यक्ति विद्वान निर्माण हुआ है। उन्होंने क्या कर दिया है, उन्होंने अरस्तु और प्लेटो के विचारों को एक संगम करके परिभाषा दी हुई है और साहित्य को इस प्रकार की दृष्टि से माना है। तो सिडनी ने इस प्रकार अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। साहित्य प्रकृति का संवेदनात्मक संगीतात्मक अनुकरण है। वो एक सजीव यौन संवाद चित्र है जिसका लक्ष्य शिक्षा तथा आनंद प्रदान करना है। अब देख लीजिएगा, इस प्रकार इसकी परिभाषा की है कि सिडनी कहता है कि ये साहित्य किस प्रकार का है, संवेदनात्मक है, संगीतात्मक है और वो संगीत का अनुकरण किया जाता है। लेकिन वो अनुकरण किस प्रकार का है और किसका है, एक सजीव का है और उसका संवाद चित्र प्रस्तुत करना है जिसका लक्ष्य क्या है कि ये लक्ष्य है कि वो पाठकों के लिए आनंद प्राप्त करे, आनंद दे और शिक्षा दे, मार्गदर्शक बने। इस प्रकार का साहित्य होना चाहिए, उसे ही साहित्य कहा जाता है, ऐसा सिडनी का मानना है। लेकिन उसके बाद नवशास्त्र साहित्य परिभाषा है, नवशास्त्रवाद निर्माण हुआ और उन नवशास्त्रवादियों ने अनेक इस प्रकार की साहित्य की परिभाषाएं बनाई है। जिस प्रकार भारत में हम देखते हैं कि रीतिकालीन साहित्य निर्माण हुआ था, उन्होंने इस प्रकार साहित्य को अलंकार आदि नियमों से बांध रखा था, उसी प्रकार इन नवशास्त्र साहित्यकारों ने भी इन साहित्य को नियमों से बांध रखा था। रेलेवन ने नवशास्त्र चिंतन को अरस्तु और होरेस का भी मिश्रण रूप माना है और इसमें क्या है, चिंतन में कल्पना या भाव की अपेक्षा बुद्धि तत्व की प्रधानता मानी व मन का मनोवैज्ञानिक अध्ययन, निर्वैयक्तिक विषय प्रतिपादन, शिल्पगत पूर्णता का आग्रह, परंपरा के प्रति श्रद्धा, भाव, सौंदर्य के अमूर्त आदर्शों का पालन आदि पर बल दिया हुआ हमें इन नवशास्त्रवादियों में दिखाई देता है। तो यानी बंदिस्त करने की कोशिश यहाँ पर नवशास्त्रवादियों ने साहित्य को किया हुआ हमें दिखाई देता है। तो इसके प्रमुख इस प्रकार के प्रवर्तक है जॉन ड्राइडन और इन्होंने इस प्रकार साहित्य की परिभाषा की है कि साहित्य स्पष्ट संगीत है और दूसरी भी उन्होंने परिभाषा दी है, साहित्य प्रकृति का भावपूर्ण छंदोबद्ध वाणी द्वारा किया गया पुनर्सृजन है। अब पहले परिभाषा से इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन दूसरी जो परिभाषा दी हुई है, साहित्य प्रकृति का भावपूर्ण छंदोबद्ध वाणी द्वारा किया गया पुनर्सृजन है, साहित्य प्रकृति का अनुकरण है। किसने कहा है, साहित्य प्रकृति का अनुकरण है। ये हमने देखा है कि अरस्तु ने कहा है और अरस्तु का ही उन्होंने अनुकरण किया है। लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो छंदबद्ध होना चाहिए, काव्य कैसा होना चाहिए, छंदबद्ध होना चाहिए। यहाँ पर काव्यों को बंदिस्त करने का काम किया हुआ हमें दिखाई देता है इन नवशास्त्रवादी विद्वानों ने। और दूसरे नवशास्त्र विद्वान है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, इन्होंने भी साहित्यिक परिभाषा भी उसी प्रकार की है जिस प्रकार जॉन ड्राइडन ने की है। अब देखेंगे हम, साहित्य छंदोमयी वाणी है, दूसरी परिभाषा भी उन्होंने की है, साहित्य वो कला है जो कल्पना की सहायता से विवेक द्वारा सत्य और आनंद का संयोजन करती है। अब देख लीजिएगा, पहले परिभाषा में उन्होंने छंदोमयी वाणी कहा है, छंदों से बंदिस्त वाणी होनी चाहिए, काव्य होना चाहिए। लेकिन दूसरे परिभाषा में कहा है कि कल्पना से ज्यादा विवेक यानी बुद्धि का उसमें प्रयोग होना चाहिए और सत्य और आनंद का संयोजन होना चाहिए। यहाँ पर प्रयोजन का भी उद्देश्य उन्होंने प्रस्तुत किया है, लेकिन यहाँ पर उन्होंने बल किस पर दिया है, विवेक पर बल दिया है, बुद्धि पर बल दिया है। तो काव्य में हम देखते हैं कि बुद्धि से ज्यादा भावनाओं को महत्व दिया जाता है, बुद्धि से ज्यादा भावनाओं को महत्व दिया जाता है, संवेदनाओं को महत्व दिया जाता है। लेकिन ये नवशास्त्रवादियों ने इस प्रकार साहित्य को मनों से बांधने की कोशिश की है, बुद्धि से बांधने की कोशिश की है। तो नेक्स्ट इस प्रकार का कालखंड पाश्चात्य काव्य शास्त्र में हमें दिखाई देता है, उसे कहते हैं स्वच्छंदवादी साहित्य। और स्वच्छंद साहित्य यानी किस
किसका? सभी नियमों को तोड़ देना, स्वच्छंद, कौन से भी नियमों को नहीं मानना, उसे स्वच्छंद कहा जाता है। तो इन स्वच्छंदों ने क्या कर दिया है, इन नवशास्त्रवादियों ने जो साहित्य के बंधन बांधे थे, उन बंधनों को तोड़कर, सभी बंधनों को तोड़कर साहित्य सृजन करना, उसे स्वच्छंदवादी साहित्य कहते हैं। तो इन स्वच्छंदवादी साहित्यकारों में विलियम वर्ड्सवर्थ, सैमुअल टेलर कॉलिंस अति महत्वपूर्ण इस प्रकार के विद्वान हैं। इन दोनों की हम परिभाषा देखने वाले हैं। लेकिन इसके स्वच्छंदवादी की महत्वपूर्ण बात क्या है कि नवशास्त्रवाद और उसकी नियमबद्धता, कृत्रिमता और आडंबर प्रियता की प्रतिक्रिया में 19वीं शताब्दी में आरंभ रोमांटिक्स काव्यधारा को जन्म हुआ है, उसे ही इस प्रकार स्वच्छंदवादी कहते हैं। अंग्रेजी में रोमांटिक्स लिटरेचर कहा जाता है, हिंदी में यहाँ पर स्वच्छंदवादी साहित्य कहा जाता है। जिस प्रकार आपने यहाँ पर रीति मुक्त साहित्य आया हुआ है, ये भी एक स्वच्छंदवादी साहित्य जैसा ही है, जिसके साहित्यकार हैं घनानंद, और आपने यहाँ पर पाश्चात्य साहित्य में स्वच्छंदवादी साहित्य कहा गया है। तो प्रथम हम यहाँ पर देखेंगे कि साहित्य को नियम, आदर्श, उद्देश्य, प्रधानता से मुक्त कर दिया गया है। अनुकरण के बदलते अंतर प्रेरणा पर बल दिया गया हमें दिखाई देता है। तो वर्ड्सवर्थ ने इस प्रकार परिभाषा की है कि साहित्य शांति के क्षणों में स्मरण किए हुए प्रबल मनोभावों को सहज उच्छलन है। क्या कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ? साहित्य शांति के क्षणों में स्मरण किए हुए प्रबल मनोवेगों का सहज उच्छलन है, यानी जो मन में आए हुए जो भाव है उसी प्रकार प्रकट करना, उसी प्रकार सृजन करना ही कविता है या काव्य है। बाद में नहीं पूछना किस प्रकार आया, क्या हुआ, वो नहीं, मन में आया और उस प्रकार का लिख कर दिया, सृजन किया, वही साहित्य है, वही महत्वपूर्ण साहित्य है। उसके बाद सैमुअल टेलर कॉलिंस ने भी उसी प्रकार कहा है कि सर्वोत्तम शब्दों का सर्वोत्तम विधान ही काव्य है, बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर। लेकिन उसने दूसरी भी परिभाषा की है, कविता सौंदर्य के माध्यम से तत्कालीन आनंद उद्योग के लिए विभावों को भी उद्दलित करती हैं। यानी कविता ये कैसे है, सौंदर्य के माध्यम से आपको इस प्रकार आनंद प्राप्त होता है, आनंद मिलना चाहिए, इसी को ही उन्होंने चित्रित करने का काम किया है। और नेक्स्ट पॉइंट है आधुनिक आलोचकों द्वारा प्रस्तुत साहित्य परिभाषा, जिसमें महत्वपूर्ण है मैथ्यू आर्नॉल्ड ने साहित्य की परिभाषा वही दिखाई देती है हमें। उन्होंने कहा है कि साहित्य को आनंद का सर्वाधिक प्रमुख साधन मानते हुए उसे अभिव्यक्ति का सर्वोत्तम साधन स्वीकार किया है। तो दूसरे और वे भी कहते हैं कि काव्य सत्य तथा काव्य सौंदर्य के सिद्धांतों द्वारा निर्धारित बंधनों के अधीन जीवन की समीक्षा का नाम काव्य है। मैथ्यू आर्नॉल्ड ने उन्होंने कहा है कि साहित्य को आनंद का सर्वोत्तम साधन माना जाता है। साहित्य किस लिए पढ़ना है? आनंद प्राप्त करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने कहा है कि काव्य सत्य तथा काव्य सौंदर्य के सिद्धांतों द्वारा निर्धारित उपबंधनों से अधीन जीवन की समीक्षा का नाम काव्य है। और सत्य के माध्यम से, सौंदर्य के माध्यम से जीवन की समीक्षा जिसमें की जाती है उसे संपूर्ण परिपूर्ण काव्य कहा जाता है, साहित्य कहा जाता है। उसके बाद आधुनिक इस प्रकार का विद्वान है आइए रिसर्च, इन्होंने भी इस प्रकार काव्य की परिभाषा की है। वो कहते हैं कि कविता का संबंध बौद्धिक सत्य से नहीं वरना वो रागात्मक प्रतिक्रिया से है। बौद्धिक इस प्रकार के सत्य से नहीं, यानी रागात्मक यानी संवेदनात्मक भावनात्मक से प्रतिक्रिया से होना चाहिए। इस प्रकार उन्होंने काव्य की परिभाषा की है। तो उसके बाद भी टी.एस. एलियट ने इसकी परिभाषा इस प्रकार की है कि कविता कवि का आत्म प्रकाशन न होकर कलात्मक प्रक्रिया के प्रति आत्मसमर्पण है। वो कहते हैं कि कवि का आत्म प्रकाशन नहीं है कविता में, वो एक कलात्मक प्रक्रिया के प्रति आत्मसमर्पण है। कवि क्या कर देता है? अपना पूर्ण आत्मसमर्पण उस काव्य में प्रस्तुत करता है। और जो इस प्रकार कवि हो या लेखक हो अपने साहित्य में इस प्रकार झोंक देता है, आत्मसमर्पण करता है, वही साहित्य, वही काव्य इस प्रकार परिपूर्ण होता है और उसे ही साहित्य कहा जाता है। तो हमने आज के इस ताशिका में पाश्चात्य विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषाएं देखी हैं। कल के इस प्रकार
प्रकार हिंदी विद्वानों द्वारा कल के ताशिका में हम हिंदी विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषा देखेंगे। धन्यवाद।